लीनियर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ देखो, बोर्ड पर देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। एक समान होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अभी मैं फंडामेंटल्स कुछ कुछ समझा रहा हूँ, वैसे सब चैप्टर 2-3 में समझाया हुआ है पहले, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ तो फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, एक समान होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन, और एक और समान होता है जिसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी। ठीक है गौरव, थोड़ा ध्यान से। इक्वेशन का एग्जांपल होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। इन इक्वेशन का एग्जांपल होगा, इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, इट मे बी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इट माइट बी x प्लस वाई लेस देन 5, इट मे ऑल्सो बी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 5। इस टाइप का कोई भी चीज अगर कहीं पर भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम क्या बोल के एड्रेस करेंगे, इनइक्वालिटी या फिर इनइक्वेशन, और इसको क्या बोल के एड्रेस करेंगे, इक्वालिटी या फिर इक्वेशन। मेरे ख्याल में यहां तक बात समझ में आया। अब नेक्स्ट है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझना पड़ेगा कि ग्राफ बनाने पे ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा और ग्राफ बनाने पे ये लोग क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफ बनाने पे ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये सारा का सारा इन जनरल बोल रहा हूं, ये लोग रिप्रेजेंट करेगा रीजन। क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, रीजन। अब वो रीजन क्या होगा, कैसे होगा, इसको मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। यहां तक सारा चीज समझ में आया? कहीं कोई डाउट है इन सब के अंदर में? नहीं। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े मेरे को तो कैसे प्लॉट होगा, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। मान लो गौरव अभी क्लास 12 भी पार नहीं है, शादी अभी करवा दो। देखो यहाँ देखो, आगे समझना थोड़ा सा। ये है x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, और कोई भी अगर इस टाइप का इक्वेशन हो तो एक बात आपको पता होगा कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेस किया हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका जब भी ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, जो x को कितने डिस्टेंस पे काटे, a डिस्टेंस पे, और y को कितने डिस्टेंस पे काटे, b डिस्टेंस पे। तो कोई भी लाइन जब इस टाइप का आपको प्लॉट करने के लिए मिलेगा ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट वे यही वाला होता है कि आप उसका क्या करो कि पहले ये वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दो, x अपॉन सम नंबर प्लस y अपॉन सम नंबर इक्वल्स टू 1, और फटाक से आप एक ऐसा लाइन बना दो जो x को कितने डिस्टेंस पे काटेगा, a डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन, और y को कितने डिस्टेंस पे काटेगा, b डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन। a विल बी पॉजिटिव, मतलब a मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। a अगर आपका पॉजिटिव रहता है तो ये पॉजिटिव x में काटेगा, a अगर नेगेटिव रहता है तो ये नेगेटिव x में काटेगा। b अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव y में काटेगा, b अगर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव y में काटेगा। मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक्चुअली तो हमको ये वाला प्लॉट करना था, ये तो जस्ट मैं ऐसे रिवाइज करा रहा था आप लोग को। अब आप सोचो कि ऊपर वाला लाइन को अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा उसका, ये शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, कन्वर्ट दिस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बताओ, x by 5 प्लस y by 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 1। आया बात समझ? अब आप देख सकते हैं कि x के नीचे क्या नंबर आया है, 5, y के नीचे क्या नंबर आया है, 5। तो ये x एक्सिस को भी काटेगा पॉजिटिव 5 यूनिट पे और y एक्सिस को भी काटेगा पॉजिटिव 5 यूनिट पे। ये बात मेरे ख्याल में समझ में आ रहा है। तो जब इसका ग्राफ अपन ट्रेस करेंगे तो ग्राफ सपोज करो कि ऐसा कोई लाइन निकल के आता है, ये वाला, ठीक है, और ये x को जहां काट रहा होगा वो कितने डिस्टेंस पे काट रहा होगा, 5। तो ये पॉइंट टेक्निकली क्या हो जाएगा, 5,0, और सिमिलरली ये y को भी कितने डिस्टेंस पे काट रहा होगा, 5। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,5। और एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर का लाइन है यही इसका ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल एस्पेक्ट है या रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास में हुआ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन विल ऑलवेज बी दिस टाइप ऑफ ग्राफ। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। नेक्स्ट लेट्स से वी वांट टू लर्न अबाउट x इक्वल्स टू या x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू समथिंग, वो पढ़ने का मन है मेरे को। ठीक है, यहां देखो, मान लो कि सेम ही सिचुएशन है, लेकिन इस बार मेरे को ना x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में इंटरेस्ट नहीं, इस बार मुझे इंटरेस्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। फिर भी चला बर्थडे छोड़ के आया होगा क्या। चलो देखो यहां देखो, इस बार मुझे इंटरेस्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर लेता हूं। ठीक है,
पिछले बार अपने को इंटरेस्ट क्या चीज में था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 में, और उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस टाइप के सिचुएशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज ऑलवेज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो इसको प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन निकला और यहीं पे इसका स्टोरी तो ओवर। लेकिन अगर आपको इसके स्टोरी में इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसके स्टोरी में लास्ट में क्या मिलना चाहिए आपको, रीजन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बताओ, रीजन। अब वो रीजन फाइंड करने का एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करो इक्वेशन में। किसमें कन्वर्ट करो बताओ, इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं। इस इक्वेशन का आप बना लो ग्राफ, तो वो तो ऐसा ही स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि लास्ट में प्लॉट करके देखा तो इसका स्ट्रेट लाइन यही था। लेकिन ये ग्राफ इसका रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो सकता, इसका रिप्रेजेंटेशन किसको होना था, रीजन का, ठीक है। तो पहले आपने इसको कन्वर्ट किया इक्वालिटी में, इक्वालिटी में कन्वर्ट करके आपने प्लॉट कर लिया इसका स्ट्रेट लाइन। प्लॉट करने के बाद में आप सोचो कि अगर मैं ये ग्रीन वाला लाइन इस बोर्ड पर से मिटा दूं तो पूरा जो बोर्ड है वो एक यूनिफॉर्म सरफेस जैसा है। लेकिन अगर इस बोर्ड पे इस इक्वेशन का मतलब इस इनइक्वालिटी का इक्वेशन बना के और उसका लाइन अगर मैं प्लॉट कर लूं तो जो पूरा बोर्ड है आई विल से कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2। और ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाए तो 3 पार्ट भी बोल सकते हैं, एक लाइन के अबव, एक लाइन के बिलो और तीसरा ऑन द लाइन। आया बात समझ? एक कहां आया बताओ, लाइन के अबव, एक कहां आया लाइन के बिलो और तीसरा कहां पे, ऑन द लाइन। देखो ये क्लियर है कि नहीं, थोड़ा क्लियर है कि पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये अबव या बिलो में से किसी एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रीजन को। तो इनइक्वालिटी अभी भी रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन प्लॉट करने के बाद में हाउ मेनी रीजन्स डू वी हैव, तो रीजन हमारे पास में है 2, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो हमको चेक करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि ये इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रीजन आइडेंटिफाई करने का भी एक सिंपल सा प्रोटोकॉल, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को समझो। आपको इस बोर्ड पर से एक ऐसा पॉइंट बताना है मुझे जिस पॉइंट से ये लाइन पास नहीं कर रहा। देखो आप बहुत सारा पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ सबसे सटीक होता है 0,0, उससे कैलकुलेशन वगैरह भी आपका इजी बैठेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन से रीजन में लाई कर रहा है ये बताओ मेरे को, बिलो द लाइन के अबव द लाइन, बिलो द लाइन। अब आप क्या करो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठा के आप इसके इनइक्वालिटी में डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा ये बताओ मुझे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो निकला 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सच है कि झूठ है? ये तो झूठ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दैट मींस कि जिस एरिया में या जिस रीजन में ये पॉइंट रह रहा था वो रीजन को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर उसी रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता ना तो उस रीजन का पॉइंट फिर इसको क्या कर देता, सेटिस्फाई। लेकिन अगर ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया है तो उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उस रीजन को ये इनइक्वालिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा 0,0 डाला, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में 0,0 है वो एरिया इसका एरिया नहीं है। अगर होता तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करता, लेकिन सेटिस्फाई तो नहीं कर पा रहा। मतलब 0,0 का जो एरिया है वो एरिया इसका एरिया नहीं, तो इसका एरिया कौन सा एरिया है? फिर इसका एरिया हो जाएगा ऊपर वाला। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा? पक्का? थोड़ा और देखते हैं। सपोज करो कि यहीं पे हम लोग कुछ और, मान लो कि ये वाला सॉल्व कर रहे होते। आओ मान लो कि हम इसको ट्रेस करने का ट्राई करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये पॉइंट अभी भी कितना होता, 5,0। ये पॉइंट अभी भी कितना होता, 0,5। और प्रोटोकॉल क्या होता देखो, जिस इनइक्वालिटी का एरिया पता करना है पहले उसको कन्वर्ट करोगे इसमें इक्वालिटी में, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो वही किसमें, x/5 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 1। इससे आपको प्लॉटिंग में बहुत आसानी होगा और आप वापस ये वाला लाइन प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप किसका एरिया जानना चाहते हैं, आप इस इनइक्वालिटी का एरिया जानना चाहते हैं। और इनइक्वालिटी का कभी भी एक सिंगल लाइन तो आएगा नहीं, इनइक्वालिटी का हमेशा क्या आएगा, रीजन आएगा, एरिया आएगा।
तो वापस से इस बार मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी, लास्ट टाइम ये वाला था, इस बार मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रोसेस मेरा सेम रहेगा, पहले इसको कन्वर्ट करिए इक्वालिटी में, इक्वालिटी से इसको क्या बना दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां से प्लॉट हो गया लाइन। अब लाइन बनाने से क्या है कि पूरे पेज का हो गया दो पार्ट, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा पार्ट इस इनइक्वालिटी का पार्ट होगा। तो उसके लिए अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि चूज अ पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज नॉट पासिंग, एंड इफ द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू 0 0, तब वो 0 0 ही आपका बेस्ट पॉइंट, ठीक है। उठाओ और उठा के इसमें डालो, तो क्या होगा बताओ, 0 + 0 ≤ 5, ट्रू फॉल्स। इस बार 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस एरिया में 0 0 है वही एरिया इस इनइक्वालिटी का एरिया हो जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? पिछले बार नहीं कर रहा था तो हम श्योरली बोल रहे थे कि ऑपोजिट वाला होगा, इस बार कर रहा है तो हम श्योरली बोल रहे हैं कि जिस तरफ वो है उसी तरफ का एरिया इस इनइक्वालिटी का एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको अपने जीवन में > 5 या <= 5 ना मिलके आपको ये वाला दोनों मिले, या तो ये वाला मिले या फिर ये वाला मिले, ठीक है। इक्वल टू का पार्ट ना रहे आपके पास, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, देखो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन कर दूं, उससे एक छोटा सा चेंज आएगा आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है। समझने का ट्राई करना। देखो अगर मान लो कि आपको इसका ग्राफ बताना है, ये इसका एरिया बताना है, x + y > 5, इसका एरिया अगर बताना है, तो इसका एरिया बताने के लिए पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वालिटी में। क्या हो जाएगा बताओ, x + y = 5, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ, x/5 + y/5 आई होप ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा आ रहा है पूरा। अब इसको प्लॉट करना है, लेकिन प्लॉटिंग के टाइम पर यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल्स टू था ना, तो फिर आपका प्लॉटिंग होता सॉलिड लाइन। कैसा प्लॉटिंग होता बताओ। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है आपके पास में, तब आपका प्लॉटिंग होगा डॉटेड लाइन। प्लॉटिंग इसमें होगा बताओ, डॉटेड लाइन में। और इस बार प्लॉटिंग आपका इस टाइप से होगा, देखो ऐसा, ठीक है। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और बाकी सारा चीज सेम टू सेम। वापस से प्लॉटिंग जो हुआ, तो ये वाला पॉइंट होगा आपके यहाँ पे 5,0 और ये वाला पॉइंट होगा आपके यहाँ पे 0,5, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ वो लाइन का पॉइंट जो है वो एक्सक्लूडेड, इक्वल साइन नहीं है इस वजह से, ठीक है। इसके बाद में वापस से वही चूज अ पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, ये लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू इट, 0,0 उठा के आप वापस से उसमें डाल के देखो, 0 + 0 > 5, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। तो 0 0 उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो जिस एरिया में 0 0 है वो एरिया उसका एरिया नहीं है, फिर उसका एरिया कौन सा होगा, तो एक ही और एरिया बचा हमारे पास, ऊपर वाला। ऊपर वाला एरिया उसका एरिया हो जाएगा। खाली इक्वल साइन नहीं होने की वजह से इसमें जो हमारा लाइन का प्लॉटिंग हुआ वो कैसा हुआ, डॉटेड। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने पे क्या निकलेगा, बोलो जोर से बोलो, स्ट्रेट लाइन। इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने से हमेशा क्या निकलेगा, रीजन। उसमें भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हुआ तो सॉलिड लाइन से रीजन बनाएंगे हम लोग, और ग्रेटर देन या लेस देन हुआ, इक्वल टू नहीं हुआ, तो हम डॉटेड लाइन से सारा प्लॉटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में पूरा। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट टाइम लेके पढ़ो, आपस में डिस्कशन करके, टाइम वेस्ट मत करना। और इसके आंसर को समझते समझते ही हम थ्योरी को समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पढ़ लो आराम से। हो गया पढ़ना, करें फिर। देखो ये एक सवाल है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ बोला गया है कि कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट वगैरह चाहिए, ठीक है। मैं एकदम रूट लेवल से समझाने का ट्राई करता हूँ, और एक ही क्वेश्चन से थ्योरी अपन पूरा समझ लेंगे, बाकी फिर क्वेश्चन आप लोगों को खुद से एड्रेस करना। कोशिश करना कि मैं जो जो शब्द बोलूं, जैसे जैसे कनेक्ट करूं, एकदम एग्जैक्टली उस फ्लो में आप सोचना, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि लास्ट में पूछा क्या है। एक्चुअली 3 चीज पूछा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा है, और पूछा है कि कितना मॉडल ए बनाना चाहिए और कितना मॉडल बी बनाना चाहिए, ठीक है। हमको बचपन से एक बात सिखाया गया कि जो चीज नहीं पता उसको किसी वेरिएबल से मान लो। तो मॉडल ए हमको नहीं पता, तो उसको हम मान लेते हैं कि लेट अस प्रोड्यूस x नंबर ऑफ मॉडल। फिर हमको मॉडल बी का भी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं मन में कि लेट अस प्रोड्यूस y नंबर ऑफ मॉडल बी। ये बात समझ में आ रहा है। चलो मैं एक एक करके डिटेल में लिखता भी हूं, आप लोग अभी कुछ मत लिखना, लास्ट में टाइम दे दूंगा आप लोग। तो लेट नंबर ऑफ मॉडल ए इज इक्वल्स टू कितना, x, और नंबर ऑफ मॉडल b इज इक्वल्स टू कितना,
ये समझ में आया आपको? हर क्वेश्चन में ऐसा कोई ना कोई चीज होगा जिसको आप x और y पकड़ेंगे, ठीक है, और ये भविष्य में आपको अपना डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा बताओ? डिसीजन लेने में। इसीलिए x और y का कॉमन नाम यहाँ पे होता है डिसीजन वेरिएबल। क्या नाम होता है बताओ? डिसीजन वेरिएबल। जिस चीज को आप x और y बोल के पकड़ोगे, अच्छा ठीक है इसका इतना पीस लेते हैं, उसका उतना पीस लेते हैं, उसको हमेशा क्या बोला जाएगा? डिसीजन वेरिएबल। क्लियर है? फिर इन दोनों पे डिपेंड करके एक और पैरामीटर है जो आपसे पूछा हुआ है, क्या है वो? प्रॉफिट। क्या है वो बताओ? प्रॉफिट। मॉडल ए के एक पीस से कितना प्रॉफिट आता है? कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड 12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। तो मॉडल ए के एक पीस को प्रोड्यूस करने से प्रॉफिट का क्वांटिटी था आपका 8,000 और मॉडल बी के एक पीस से प्रॉफिट का क्वांटिटी कितना था? 12,000। तो मॉडल ए के दो पीस से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 16,000। तीन पीस से कितना हो जाएगा? चार पीस से कितना हो जाएगा? 32,000। तो x पीस से कितना हो जाएगा? x इंटू 8,000 या 8,000 इंटू x। सिमिलरली मॉडल बी के एक पीस से प्रॉफिट का क्वांटिटी 12,000, दो पीस से 22,000, सॉरी 24,000, फिर 36, ऐसे चलता जाएगा। तो y पीस से प्रॉफिट का क्वांटिटी कितना होगा? 12,000 इंटू y, ठीक है। और ये जो चीज होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द लेटर z। z इज इक्वल्स टू आई थिंक 8,000 x प्लस 12,000 y। देखो समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है। और इसको हमको क्या करना है? मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, कि दोनों करना है? मैक्सिमम करना। कुछ क्वेश्चंस में लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आगे चल के आएगा जहां पे आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज। यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए आपका सपना है कि हम इसको मैक्सिमम कर ले। कहीं पर अगर आपके कॉस्ट लग रहा होगा खुद के जेब से कुछ इसके प्रोडक्शन में, तो आपका इच्छा क्या रहेगा कि ये क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो जनरली हम मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। क्या बोलते हैं बताओ? ऑप्टिमाइज करना। तो हम z को क्या करना चाहते हैं? सिंस इट इज प्रॉफिट देयरफॉर ऑप्टिमाइज का मतलब होगा मैक्सिमाइज, एंड इफ इट वुड हैव बीन कॉस्ट तो ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता? मिनिमाइज। ठीक है, लेकिन हम वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑप्टिमाइज। और जिस चीज को ऑप्टिमाइज करने का आपको जिम्मेदारी दिया गया है उस चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वो क्या हो गया? आपका डिसीजन वेरिएबल। जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है या इसको मुझे मिनिमम बनाना है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पूरा है। अब हम चलते हैं एक बार नए पेज पे। मॉडल ए, ठीक है, ये मैं इसके फालतू बना रहा हूं डेटा को जो है वो थोड़ा कंसाइज वे में लिखने के लिए, ठीक है। मॉडल बी, मॉडल ए का प्रोडक्शन किन किन बातों पे डिपेंडेंट है? क्वेश्चन पढ़ के क्या फील हो रहा है आपको? मेरे ख्याल पे दो चीज पे डिपेंडेंट है। क्या क्या चीज पे बताऊं? एक फैब्रिकेशन पे और दूसरा फिनिशिंग पे। एंड सेम डिपेंडेंसी आपके मॉडल बी का भी है, ठीक है। मॉडल ए को फैब्रिकेट होने के लिए कितना समय चाहिए? अच्छे से ध्यान से पढ़ के बताना, गड़बड़ मत करना। इट रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेशन एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। इसको हम इस टेबल में फिलअप कर देते हैं। ये रफ वर्क होगा वैसे। हाँ, कितना चाहिए इसको? 9 घंटा। और इसको कितना चाहिए? 1 घंटा। मॉडल बी का देखो क्या है, 12 घंटा चाहिए इसको फैब्रिकेशन के लिए और 3 घंटा चाहिए इसको क्या चीज के लिए? फिनिशिंग के लिए। इसका रिक्वायरमेंट हो गया भाई 12 घंटा चाहिए और 3 घंटा चाहिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि फैब्रिकेशन करने के लिए मैक्स टू मैक्स कितना समय है आपके पास। देखो होगा, कहीं दिया हुआ होगा। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30। तो इस कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम आपके पास में अवेलेबल है लेबर आवर्स वो कितना है? 180। और उस कैटेगरी के लिए कितना है? इस कैटेगरी के लिए है 30। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा है कि पूरा है? पूरा है। इकोनॉमिक्स में पहले ही दिन एक लाइन बोला जाता है कि इसी से इकोनॉमिक्स का शुरुआत होता है। वो क्या था? हाँ, रिसोर्सेज आर स्कार्स, लिमिटेड एंड ह्यूमन डिमांड्स या डिजायर्स आर अनलिमिटेड। तो कुछ वैसा ही समस्या है यहाँ पे, समझे? कि जो भी प्रोडक्शन वगैरह आप करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपके पास में कोई भी चीज इनफाइनाइटली अवेलेबल होगा। जैसे पैसा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है। ये सब कोई भी चीज इनफाइनाइट आपके पास में नहीं होगा। अगर कोई भी चीज आपके पास में इनफाइनाइट हो जाए तो फिर आपको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब यू विल बी द नंबर 1 बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, समझ रहे हो? लेकिन हर हमेशा कोई ना कोई एक चीज का लिमिटेशन रहता है। तो क्वेश्चंस के अंदर में भी यू विल फाइंड कि हर
क्वेश्चन के अंदर में 2 लिमिटेशन 3 लिमिटेशन कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। यहाँ पर वो लिमिटेशन क्या क्या है, फैब्रिकेशन और फिनिशिंग। अब फैब्रिकेशन में लिमिटेशन क्या है कि एक पीस ए बनाने के लिए 9 घंटा चाहिए, एक पीस बी बनाने के लिए कितना घंटा चाहिए, 12 घंटा चाहिए, लेकिन स्कार्सिटी है, कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम 180। सिमिलरली फिनिशिंग के लिए इसको 1 घंटा, इसको 3 घंटा, और टोटल अवेलेबल कितना है, 30 घंटा। आया बात समझ? ये एक तरीके का क्या है, ये लिमिटेशन है। क्या है ये बताओ? इसको मैथ्स के भाषा में बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं बताओ? कंस्ट्रेंट भी सिनोनिम है लिमिटेशन का ही, ठीक है। फिर से बताओ क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रेंट। अब देखो कंस्ट्रेंट का एप्लीकेशन क्या होगा, एवरी कंस्ट्रेंट विल बिकम अ इनइक्वालिटी। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, एवरी कंस्ट्रेंट विल बिकम अ इनइक्वालिटी। तो बोलो कैसे इनइक्वालिटी बन जाएगा? तो देखो एक पीस मॉडल ए के लिए कितना घंटा चाहिए था, 9। 2 पीस मॉडल ए के लिए कितना घंटा चाहिए होगा, 18। 3 पीस के लिए 27, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अपन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, x, तो x पीस प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमको फैब्रिकेशन का लेबर आवर चाहिए होगा, 9x, और मॉडल बी के लिए कितना लेबर आवर चाहिए होगा, 12x, लेकिन मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, 180। तो इनइक्वालिटी क्या बनेगा देखो, 9x प्लस 12y लेस देन इज इक्वल्स टू 180। सिमिलरली उसके लिए x प्लस लेस देन इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब मॉडल ए का अगर आप x पीस बना रहे हो तो प्रैक्टिकली सोच के देखो, x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो पाएगा? नेगेटिव होने का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ये ठीक से पढ़ के नहीं आता है। नेगेटिव होने का मतलब ये कैसे हो कि हमने प्रोड्यूस नहीं किया तो 0 होगा। नेगेटिव होने का मतलब होगा कि फैक्ट्री जाके 2-4 पीस फाड़ की और अब आ गए, अब फैक्ट्री वाला आपसे पा रहा है, यही होगा। लेकिन एक से तो होता नहीं है, चौकीदार रहता है फैक्ट्री में तो रोक देगा आपको अंदर घुसने से। तो कहने का मतलब है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहे कुछ भी कर लो, नेगेटिव कभी नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आया? और ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ये जो इनइक्वालिटी आपने बनाया, इसको हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे फैब्रिकेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बताओ? फैब्रिकेशन कांस्टेंट, क्योंकि मेरे को इतना चाहिए और लिमिटेशन है कि 180 अवेलेबल है मेरे पास। नीचे वाले को हम बोलेंगे फिनिशिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बताओ? फिनिशिंग कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट जो हर क्वेश्चन में आपके पास अवेलेबल होगा वो है कि आपका डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपका डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? लेस देन, फिर से वही बात है, सोच के देखो, फैक्ट्री जाओ फाड़ के आ जाओ, क्या केस होगा? केस तो होगा ही, फाड़ के आओगे तो कंपनी वाला केस कर देगा। हाँ नहीं, असंभव। केस होगा लेकिन वो कंपनी वाला आप पे करेगा, वो केस होगा। मैथमेटिकल केस तो नहीं पॉसिबल। क्या दिशा, ठीक है ना? देखो ऐसा है कि मान लो कि आपको एक बिजनेस करना है, आपके पास में 2 लाख रुपया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया पूरा मतलब क्या कि फर्नीचर बनाने में, जगह लेने में, माल लगाने में लगा दोगे। थोड़ा पैसा आदमी स्पेयर भी रखता है कभी कभी, कि ठीक है एक बार अभी 1,80,000 रुपया लगाया, 20,000 जेब में रखा है, तो 180 घंटा है मेरे पास, लेकिन मैं पूरा यूज कर लूंगा ऐसा नेसेसरी तो है नहीं। थोड़ा आवर में बचा के भी रख सकता हूँ कोई दूसरे काम के लिए। तो मैक्स टू मैक्स अपन उतना यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा इच्छा हो तो हम उससे कम भी यूज कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी रिसोर्स का बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर दोगे कि जितना है पूरा यूज कर लो। कभी कभार रिजर्व में भी रखते हैं थोड़ा सा, तो वो एक आइडिया रहता है। इसीलिए 180 आप यूज करोगे ही करोगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना यूज कर सकते हो तो 180 ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और डिसीजन वेरिएबल का वैसे हंसी मजाक असाइड रख के, डिसीजन वेरिएबल कभी भी किसी क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं हो। या आप ऐसा समझो कि फंडामेंटल रूल है पूरे चैप्टर कि जिस किसी भी चीज को आप x और y मान रहे हो, x और y का वैल्यू खुद का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे बताओ? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। क्या बोलेंगे फिर बोलो? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब देखो जो आपका ये समस्या था कि मतलब ठीक है कितना A प्रोड्यूस करें, कितना B प्रोड्यूस करें ताकि मैक्सिमम हमको क्या हो, प्रॉफिट, वो अब एक मैथमेटिकल सिचुएशन में कन्वर्ट होगी। A कितना प्रोड्यूस करना है आपका X, भले पता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ तो बन गया ना यहाँ पे। A कितना प्रोड्यूस करना है X, B कितना प्रोड्यूस करना है Y, मैक्सिमम प्रॉफिट का क्वांटिटी कितना होगा 8,000 X प्लस 12,000 Y। और X और Y को ना ये सारा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, बिना वो किए आपका आंसर नहीं आ सकता। X और Y को ये सारा कंडीशन क्या करना पड़ेगा, फुलफिल। आया बात समझ? अब इसके आगे फर्दर इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का अप्रोच है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि हर एक इनइक्वालिटी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, रीजन। अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, या कितना रीजन आएगा बताओ?
4, एक इसका रीजन आएगा, एक इसका रीजन आएगा, एक इसका रीजन आएगा और एक इसका रीजन आएगा। आया बात समझ? तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि इन चारों के रीजन को प्लॉट करो एक ही ग्राफ पेपर, इन चारों के रीजन को प्लॉट करो एक ही ग्राफ पेपर, ठीक है? और प्लॉट करते समय सबको शेड वेड नहीं कर देंगे एक ही बार, ठीक है? हमारा काम ये रहेगा कि ठीक है प्लॉट करेंगे एक बार शांति से और प्लॉट करने के बाद में देखेंगे कि क्या होता है नहीं होता, ठीक है? देखो मैं दिखाता हूँ, क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ? नेक्स्ट काम क्या है फिर से बताओ एक बार। इन सारी इनइक्वालिटी को क्या करना है मुझे? प्लॉट करना है एक ही सिंगल ग्राफ पेपर। चलो देखते रहो, ज्यादा नहीं और मतलब बस 2-3 मिनट का काम है। इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, फर्स्ट इनइक्वालिटी को अगर मुझे प्लॉट करना हो, एक बार प्लीज लिखने में इंटरेस्ट मत शो करना, सुनते जाना अभी। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? प्रोटोकॉल याद होगा आप लोगों को? बताओ मुझे एक बार। 9x/180 प्लस इक्वल्स, कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, वेरी गुड, 120, 115। तो यहां से आपको लाइन का क्या फॉर्मेट मिला बताओ? x/20 प्लस y/15 इज इक्वल्स टू 1। फिर इसका भी ऐसा ही करो, क्या होगा? प्लस y/10 इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 0, इसका क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूं तो देखो क्या होगा, रफली प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है? एकदम एक्यूरेट नहीं रहेगा बट आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। ये चीज आप समझ के रखना, याद रखना, ये जो है ये y एक्सिस है, कौन है ये बताओ? और ये कौन है? ये पहले भी शायद एओडी में कहीं कहीं पे बात कर लिया होगा हम लोगों ने, और नहीं बात किया तो कोई बात नहीं, आज के बाद में याद रखो। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप रिकॉल करो कि x एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आप रैंडमली पिक करते हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? 0, इसीलिए y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। सिमिलरली एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, इसीलिए x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? y एक्सिस को। तो जैसे ही आपने x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करा तो दो ग्राफ तो आपका प्लॉट हो गया इमीडिएटली। ये कौन है आपके लिए? y इक्वल टू 0, और ये कौन है आपके लिए? x इक्वल टू 0। लेकिन आपको y इक्वल टू 0 चाहिए, x इक्वल टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 ये है, इसके ऊपर अगर आप फील लोगे तो y का पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं? नेगेटिव वैल्यूज। हमको किधर वाला वैल्यू लेना है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो शेड नहीं करेंगे, शेड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अभी मात्र एक तीर बना के छोड़ देंगे कि ठीक है ऊपर वाला लेना है, ठीक है? याद रहेगा मेरे को। नेक्स्ट इसके लिए तीर किस तरफ बनाए बताओ? राइट की तरफ बना के भी छोड़ दो एक बार, ठीक है? नेक्स्ट आप प्लॉटिंग करो इसका, ठीक है? तो इसका प्लॉटिंग करोगे तो क्या होगा बताओ? ये मान लो कि ऐसा कुछ नहीं, क्या ठीक है क्या? x को कहां काट रहा है ये? कॉमा 0, और y को कहां काट रहा है? 0,15। फिर मेरा सुझाव रहता है वैसे कि इसका जो असली नाम था ना ये वाला 9x + 12y = 180, वो कहीं चिपका के लिखे दो इसमें, 9x + 12y = 180, ताकि याद रहे कि ये कौन सा लाइन है, ठीक है? अब इस लाइन का सोचो कि एरिया कौन सा होगा, तो उसके लिए मैंने प्रोटोकॉल आपको समझाया था कि एक ऐसा पॉइंट चूज करो जिससे ये लाइन पास नहीं हो रहा हो। इफ द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू 0,0 और ओरिजिन, देन ओरिजिन इटसेल्फ इज द बेस्ट पॉइंट, ठीक है? Is it passing through 0, 0 or not passing through 0, 0? Not passing, or not passing through, can I use 0, 0? तो आप नो की yes, पास अगर कर रहा होता तो दिक्कत होता, लेकिन ये पास नहीं कर रहा तो यूज कर सकते हैं। अब 0, 0 उठा के यदि आप इसकी इनइक्वालिटी में डालोगे तो 0 + 0 <= 180, ट्रू फॉल्स। इससे मैं क्या कंक्लूड करूं कि 0 के तरफ वाला एरिया चाहिए कि ऑपोजिट वाला एरिया चाहिए? तरफ वाला एरिया चाहिए, तो इसका तीर बनाएंगे इस तरफ। आया समझ? और नेक्स्ट आपको प्लॉट करना है ये वाला x/30 + y/10 = 1, ठीक है? अब इसका प्लॉटिंग ऑब्वियसली देखो, मैं इसके रफ ग्राफ बना रहा हूं, एक्यूरेट तो है नहीं, फिर भी एक रफ आइडिया ले सकते हैं। ये 0,15 है इस बार, लेकिन मेरे को y में 10 ही काटना है, और ये 30 है तो 20 से भी आगे काटना है, सही कह रहा हूं शायद? तो ये ग्राफ कुछ
इस टाइप का हो जाएगा। देखो आया समझ? इसमें ये पॉइंट क्या होगा बताओ? 0,10 और वो पॉइंट क्या होगा बताओ? 30,0। कोई परेशानी यहां तक में? इसका इक्वेशन में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या इक्वेशन है बताओ? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180। लेकिन क्या मुझे इक्वेशन प्लॉट करना था? अच्छा सॉरी 30। मुझे इक्वेशन प्लॉट करना था या इनइक्वालिटी प्लॉट करना था? इनइक्वालिटी प्लॉट करना था। तो वो तो ये लाइन नहीं हो सकता ग्रीन वाला, वो तो कोई ना कोई रीजन होगा। अगेन रीजन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक पॉइंट चुनो जिससे ग्रीन वाला लाइन पास नहीं कर रहा हो। वी आर वेरी ग्रेशियस, 0 0 है वैसा पॉइंट, उठा के डाल दो इसे। तो 0 + 0 <= 30। ट्रू फॉल्स? तो इसका भी एरिया जो है वो जिस तरफ 0 है उसी तरफ वाला एरिया इसका भी एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया भी किधर आया मेरे पास? नीचे की तरफ ही आया। अब आपको सोचना है कि ये सारा तीर कोई एक कॉमन एरिया की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आंसर इज यस। और उसको अपन मार्क कर लेते हैं। कौन सा रंग से करें बताओ? लाल रंग से। ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देख लो। ये एक एरिया है जो सारी इनइक्वालिटी के बीच में कॉमन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं बताओ? फीजिबल का स्पेलिंग क्या होता है? थैंक यू। फीजिबल रीजन क्या बोलते हैं बताओ? फीजिबल रीजन। अब देखो फीजिबल रीजन, इसको मैं थोड़ा सा एक इकोनॉमिक्स के आइडिया से रिलेट करूंगा। आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ये मोर और लेस उसी के जैसा है। आई विल नॉट से कि ये पीपीसी ही है, पीपीसी में कुछ थोड़ा अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये फीजिबल रीजन का आइडिया वैसा ही। अब देखो फीजिबल रीजन जो है ना, वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इन सारी इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई करने का क्षमता रखता है। इफ यू पिक एनी पॉइंट फ्रॉम दीज रीजन, देन दैट पॉइंट विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल द इनइक्वालिटी, ठीक है? लेकिन मेरे को सिर्फ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराना था या साथ ही साथ z का वैल्यू भी मैक्सिमम कराना था? z का वैल्यू भी मैक्सिमम कराना था। तो सिमिलरली एक बार आप पीपी से रिकॉल करो अगर याद है थोड़ा बहुत, ठीक है? पीपीसी में क्या होता था कि अंदर का कोई भी पॉइंट, मतलब ग्राफ के ओरिजिन की तरफ पॉइंट करने वाला कोई भी पॉइंट आप अटेन कर सकते थे, लेकिन उस पॉइंट पे ऑप्टिमाइजेशन होगा कि नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं था। ऑप्टिमाइजेशन हमेशा कहाँ होता था? बाउंड्री के कोई ना कोई पॉइंट पे। उसी प्रकार से यहां पर भी ये फीजिबल रीजन आया, सबका कॉमन रीजन। सबका कॉमन रीजन का कोई भी पॉइंट अगर आप पिक करते हो तो वो पॉइंट ये सारा इनइक्वालिटी तो पक्का सेटिस्फाई कर देगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको साथ ही साथ एक और टारगेट दिया गया है कि z का वैल्यू भी क्या करवाना है? मैक्सिमम। तो z का वैल्यू जो मैक्सिमम है ना, वो किसी ना किसी वर्टेक्स पे आएगा। z का वैल्यू मैक्सिमम कहां आएगा? कोई ना कोई वर्टेक्स पे। ये जो वर्टेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्नर पॉइंट मेथड। कि वर्टेक्स या कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ये अगर मेरे को मिनिमम भी करना होता ना, तो वो मिनिमम वैल्यू भी कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट पे ही आता। तो आपका काम पहले ये है कि सवाल पढ़ो, एक्स और वाई चूज करो, फिर एक्स और वाई की हेल्प से जेड बनाओ। जेड को बनाने के बाद में रेस्ट्रिक्शंस को समझो कि किसका क्या रेस्ट्रिक्शन है। सारे रेस्ट्रिक्शन को कन्वर्ट करो किसमें? इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद में हर एक इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली आप करो प्लॉट, और सबको प्लॉट करने के बाद में सबके एरिया के लिए आप एरो बना दो। एरो बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि सबका जो कॉमन एरिया है उसको आपको शेड करना है। सबका कॉमन एरिया उसको क्या करना है बताओ? शेड। शेड करने के बाद में जो एरिया निकल के आएगा आपके पास में, उसको बोला जाएगा फीजिबल रीजन। क्या बोलेंगे बताओ? फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन इज अ रीजन दैट विल बी, मतलब हुज पॉइंट्स विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल द इनइक्वालिटी। बट आपका टारगेट सारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना नहीं था। टारगेट क्या था? z को मैक्सिमम करना। तो z को मैक्सिमम करने का जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा। कॉर्नर पॉइंट्स यानी कि वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन रिप्रेजेंटिंग फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन हमेशा एक आएगा आपके पास में, क्या पता है? ये आएगा हमेशा एक पॉलीगॉन। क्या आएगा बताओ? कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं कि ये पॉलीगॉन ही होगा? क्योंकि सारा इनइक्वालिटी रहेगा आपके पास में ऐसा, इनको जब आप ट्रेस करोगे तो आपके पास में स्ट्रेट लाइन से बंधा हुआ एक एरिया आएगा, और सारा बाउंड्री अगर इसका स्ट्रेट लाइन ही है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? पॉलीगॉन। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? और उस पॉलीगॉन का जो वर्टाइसेस होगा ना, उन वर्टाइसेस में से ही किसी एक वर्टेक्स पे आपका जो z का वैल्यू है वो क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। आया बात समझ?
इसके आगे चलते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखो कि जो भी वर्टेक्स है ना आपका, उसको कुछ ना कुछ आप मार्क कर लो, ठीक है। देखो कैसे मार्क करेंगे, इसको हम कह देते हैं ए पॉइंट, इसको हम कह देते हैं बी पॉइंट, इसको हम कह देते हैं सी पॉइंट और इसको हम कह देते हैं डी पॉइंट। इसके बाद आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें आप यहां मेंशन करोगे कॉर्नर पॉइंट और यहां मेंशन करोगे आप वैल्यू ऑफ जेड। क्या मेंशन करोगे बताओ, वैल्यू ऑफ जेड। अब आपका ए कॉर्नर पॉइंट क्या है, आपका ए कॉर्नर पॉइंट है मेरे ख्याल में 0,0। अब ए पे जेड का जो वैल्यू आएगा वो आपको लिखना है, तो आई थिंक एक्स का वैल्यू भी 0 लेना है, वाई का वैल्यू भी 0 लेना है, तो क्या मिलेगा आपको जेड का वैल्यू 8000 इंटू 0 प्लस 12000 इंटू 0 और अल्टीमेटली जेड का वैल्यू क्या आएगा वहां पर 0। बी पॉइंट आपका क्या था, देखो 20,0, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 20,0 और आंसर क्या होगा जेड बी का 8000 इंटू 20 प्लस क्या 12,000 इंटू 0, तो अल्टीमेटली कितना आएगा 1,60,000। क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में है थोड़ा सा कैच, कभी कभी ऐसा भी आएगा, बाकी सबको तो ठीक है पता ही चल रहा है किसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, लेकिन जैसे सी पॉइंट है तो सी का कोऑर्डिनेट तो आपको नहीं पता चल रहा है। अब इसमें देखो दो काम हो सकता है, आप ये सारा जो प्लॉटिंग करोगे ये नॉर्मल पेपर पे नहीं करोगे, आप इसको करोगे ग्राफ पेपर पे, तो आप आराम से अपना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वहां से भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मैं उसके लिए साफ साफ मना करूंगा। क्यों मना करूंगा, अल्टीमेटली हो तो आप इंसान ही, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि बनाते समय आपका ग्राफ इधर उधर हो गया, आपको इंटरसेक्शन दिख तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि करेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपके ग्राफ में है ही नहीं, आपने उसको हिला डुला के थोड़ा आगे पीछे कर दिया। तो बेस्ट ये रहता है कि आप वहां से सी का कोऑर्डिनेट चूज ही मत करो। तो फिर करो क्या, तो करने का बात यह है देखो कि इस लाइन का और इस लाइन का इक्वेशन तो हमको पता ही है, और सी कोई और नहीं, इन्हीं दोनों लाइन का क्या है इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट। और क्लास 10 में ही हमने पढ़ लिया था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। वहां से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ 30 - 3y, तो 9 टाइम्स ऑफ 30 - 3y प्लस बताओ 12y इज इक्वल टू बताओ 180। 9 इंटू 30 270 माइनस 27y प्लस 12y इक्वल्स टू 180। 270 माइनस 180 90 और 27 और 12 तो माइनस 15, उधर जाके 15 और 15 से 90 काट लिया तो 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6, और y अगर 6 आ गया तो इसमें डाल दो, ठीक है ना, यहां डाल दो 6 तो कितना हो जाएगा 18 वहां चला जाएगा तो x कितना हो जाएगा 12, तो c आपका कितना हो गया बताओ 12,6। देखो 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप मैं बार बार बोलूंगा कि ग्राफ से इस पॉइंट को लेने का ट्राई मत करना, इट वुड बी बेटर कि आप इसको सॉल्व भी कर लो, ठीक है। यहां तक अब सी भी मिल गया आपको, सी मिलने के बाद में आपका काम है क्या था 12,6, तो 12,6। अब z ऑफ c निकालो 8000 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 12,000 कितना आ जाएगा बताओ 1,68,000 आना चाहिए, आप जोड़ के देख लो एक बार। हाँ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। डी पॉइंट पे क्या आएगा बताओ, मतलब डी पॉइंट क्या है वो देख लो 0,10, तो उसमें क्या आ जाएगा बताओ 0,10, तो z का वैल्यू डी पे क्या होगा मेरे ख्याल में 8000 इंटू 0 प्लस 12,000 इंटू 10 और 1,20,000 बस, ठीक है। 15 नहीं आपको भ्रम हुआ है, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। अब इस टेबल को देखो ध्यान से, अब देखो कि z का मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको मॉडल ए 12 पीस प्रोड्यूस करना चाहिए, मॉडल बी 6 पीस प्रोड्यूस करना चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो सिचुएशन में होगा आपका वो होगा 1,68,000 रुपए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, यही पूरा चैप्टर है, हर क्वेश्चन में आपको यही सब काम करना है, ठीक है। तो एक बार शुरू से फिर दोहरा देता हूं, ठीक है, अच्छे से देख लो और फिर कॉपी वॉपी भी कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज फाइंड करना होगा उसको क्या मान के चलो एक्स और वाई, इसको इन जनरल क्या बोलेंगे हम डिसीजन वेरिएबल। फिर जिसका मेन जिम्मेदारी होगा कि इसको मैक्सिमम बना के दिखाओ, उसको मिनिमम बना के दिखाओ, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे z, इसका नाम क्या होगा
ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे बताओ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर बहुत सारा लिमिटेशन का मेंशनिंग होगा, एंड बेटर ये रहेगा ना कि आप इस टाइप का एक छोटा सा चार्ट रफ में बना लेना कि जिस जिस चीज को आप प्रोड्यूस या ट्रांसपोर्ट या जो भी कुछ कर रहे हो उसका डिपेंडेंसी किस पे है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है। तो ये जब बना लोगे तो फिर ये फ्रेम करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के पूरे क्वेश्चन के डेटा को इस कंसाइज फॉर्म में आपको पहले लिखना है, एंड देन यू आर प्रीटी क्लियर कि ठीक है फैब्रिकेशन के लिए 9 घंटा 12 घंटा चाहिए और 180 घंटा अवेलेबल। तो मिल गया आपका पहला लिमिटेशन, जिसको मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट। क्या बोलेंगे बताओ? और ये जिस चीज का कंस्ट्रेंट होगा इसका नाम वैसे चिपका देंगे फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट। फिर दूसरा क्या होगा आपका? फिनिशिंग, तो उसको क्या बोल देंगे? फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट आपका ड्यूटी ये है कि सारे इनइक्वालिटी का इक्वालिटी बना के एक सिंगल ग्राफ पेपर पे सबको प्लॉट करो। प्लॉट करते समय एक्साइटमेंट में सबका रीजन शेड मत करने लग जाना, शेडिंग एकदम लास्ट में। जब सबका आ जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब मिला के कॉमन कौन सा है, तो कॉमन रीजन का आपको करना है शेड। कॉमन रीजन का नाम क्या होगा? फिजिबल रीजन। क्या नाम होगा बताओ? फिजिबल रीजन। मैथमेटिकली ये कैसा एरिया होगा? पॉलीगॉन होगा। कैसा होगा बताओ? पॉलीगॉन। अच्छा, इसमें भी एक शब्द है, बोल के छोड़ देता हूं, आगे थ्योरी में दिया हुआ है। ठीक है, पॉलीगॉन दुनिया में 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है कनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। एक होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। इसको भी थोड़ा समझ लो, यहां बता देता हूं। देखो, एक मैं बनाता हूं, ये तीर है एक प्रकार का, ठीक है, और एक मैं बनाता हूं, मान लो कि हेक्सागोन बना लेता हूं, ठीक है, एक मैं स्टार बना लेता हूं, या स्टार रहने दो, छोड़ो, आप कुछ ट्राइंगल जैसा बना लो, क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। इसमें 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 मैं अगर बोलूं कि डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हो कि सर नंबर ऑफ साइड्स अलग अलग है, ये है वो है, ऐसे वैसे। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक चीज पे फोकस करना चाह रहा हूं, वो है इंटरनल एंगल्स का वैल्यू। इसमें जितना भी इंटरनल एंगल्स है, यू कैन क्लियरली सी कि नन ऑफ द इंटरनल एंगल इज मोर देन 180, एवरीबडी इज लेस देन 180। इवन इसमें भी वही हालचाल है, इसमें भी वही हालचाल है। तो जो भी कोई ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसका प्रत्येक एंगल, प्रत्येक इंटरनल एंगल इंडिविजुअली 180 डिग्री से छोटा होगा, उस टाइप की चीज को बोला जाता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है। और जिसमें एटलीस्ट एक एंगल, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इन कम से कम एक एंगल अगर 180 डिग्री को क्रॉस कर दो, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो इस टाइप के पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं बताओ फिर से? कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो फिजिबल रीजन जो आएगा वो पॉलीगॉन होगा और हर हमेशा कन्वेक्स पॉलीगॉन ही होगा। इसको आप थियोरेटिकली याद रखना, एक बार का सवाल आ सकता है। ये कॉन्वेक्स है। वापस एक बार, आप सारे इंटरनल एंगल्स को देखो, और कोई भी इंटरनल एंगल अगर आपको लगता है कि 180 डिग्री से भी बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है कि वो कनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। लेकिन अगर सारा एंगल इंडिविजुअली 180 डिग्री से छोटा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका मिला के सम कम होना चाहिए, सम दो इसी में 180 हो जाएगा तो आगे बढ़ के ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल वो अगर 180 डिग्री से कम रहता है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। और अगर एक सिंगल एंगल भी 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, मल्टीपल हुआ तो होना ही है, सिंगल एंगल भी अगर 180 डिग्री के वैल्यू को क्रॉस कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कनकेव पॉलीगॉन। क्लियर है? लेकिन फिजिबल रीजन हमेशा कैसा पॉलीगॉन होगा? कन्वेक्स पॉलीगॉन। फिर से बोलो, समझ में आया ये चीज? अच्छा, कनकेव कन्वेक्स के डिस्टिंक्शन के लिए एक और क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो क्राइटेरिया भी समझ लो। अगर ऐसा है कि यू चूज 2 पॉइंट्स इनसाइड योर फिगर, यू चूज 2 पॉइंट्स इनसाइड योर फिगर, लेट्स से कि एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एंड यू ड्रॉ लाइन टू जॉइन दोज पॉइंट्स, ठीक है, एंड दैट लाइन इज कंप्लीटली इनसाइड योर फिगर ओनली, देन ऑल्सो इट इज कन्वेक्स। लेकिन इफ यू चूज 2 पॉइंट्स विच आर इनसाइड फिगर, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, ये तो अंदर है, लेकिन इनको जोड़ने वाला जब लाइन बनाओगे ना, तो ये विल फाइंड कि थोड़ा पार्ट ऑफ द लाइन इज आउटसाइड द फिगर। तो ऐसा भी अगर हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन से कि इट इज कनकेव। ठीक है, क्लियर है? तो कनकेव कन्वेक्स को समझने के लिए ये 2 अंडरस्टैंडिंग है। एक तो आप एंगल वाला लगा सकते हो, और दूसरा क्या लगा सकते हो कि अगर पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन कंप्लीटली फिगर के अंदर होए तो क्या बोलेंगे उसको? कन्वेक्स। और अगर थोड़ा पार्ट बाहर थोड़ा पार्ट अंदर, वैसा सिचुएशन है तो क्या बोलेंगे? कनकेव।
और हमारा यहाँ से टेक अवे क्या है कि feasible region will always be convex polygon, it will never be concave polygon. क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर? तो इसके साथ में आई विल से कि 80% ऑफ द चैप्टर खत्म, यही है बस हर क्वेश्चन के अंदर। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था ये एनसीईआरटी की किताब का ही एग्जांपल था जो कोर वाले लोग के लिए आता है, उनका ये चैप्टर कॉमन है आपके साथ। तो ये है सोल्यूशन जो दिया हुआ वहां, और आपको भी इसी फॉर्मेट में लिखना है। अभी तो थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग, बाकी देखो ये वो फॉर्मेट। सपोज x is the number of pieces of model A, y is the number of pieces of model B, then total profit equals to this, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर we now have the following mathematical model for the given problem। मॉडल मतलब ये पूरा कंडीशंस का एक साथ लिखने को ये मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडल में हमारा टारगेट है कि हम इसको मैक्सिमाइज करें और हमको कंडीशंस ये वाला सारा का सारा फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि सेम है 9x + 12y ≤ 180, क्या नाम हो गया इसका? फैब्रिकेशन कांस्टेंट। 3x + 4, अच्छा वो इसी का सिंपलीफाइड फॉर्म है। x + 3y ≤ 30, ये क्या हो गया? फिनिशिंग कांस्टेंट। x > 0, y > 0 क्या हो गया? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर प्लॉटिंग आप कैसे करते हैं ना, वो आपके ऊपर। प्लॉटिंग का कोई भी डिटेल आपको बताने का जरूरत नहीं, बस प्लॉटिंग कर दो, ठीक है। और प्लॉटिंग के लिए आपको मिलेगा ग्राफ पेपर, ठीक है। तो प्लॉटिंग करके ये वाला ग्राफ पेपर मिल गया आपको। फिर जो आपका फीजिबल रीजन है वो शेड हो गया। फीजिबल रीजन का जितना कॉर्नर पॉइंट है उसको इस टेबल में बनाओ और सारे कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप z का वैल्यू निकालो। मैक्सिमम अगर चाहिए था तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है वो आपका आंसर, और अगर मिनिमम चाहिए होता तो जिस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। इसमें बताओ। हाँ, रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए, और जब लाइन बना दिया फर्स्ट वाला, तो लाइन बनाने के बाद में तो रीजन उसका ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है। नहीं, ऐसा हमेशा मत सोचो। आप वहां देख के रीजन आइडेंटिफाई खुद से मत करो। रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल ये है कि चूज अ पॉइंट थ्रू विच योर लाइन इज नॉट पासिंग, पुट द पॉइंट इन द इनइक्वालिटी। अगर सेटिस्फाई हो गया तो जिस रीजन से आपने पॉइंट पिक किया वही रीजन आपका मतलब रिक्वायर्ड रीजन। और अगर आपका पॉइंट आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तब उस मतलब जिस रीजन से वो पॉइंट आया है उसके ऑपोजिट वाला रीजन जो है वो आपकी इनइक्वालिटी का रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोकॉल, और इसी के थ्रू हम रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, वहां से खुद से हम लोग नहीं सोचेंगे कुछ। क्लियर है मेरे ख्याल में? किसी पार्ट में अगर और कोई डिस्कशन चाहिए तो बताओ। क्लियर है? 100% पक्का? ठीक है, एक बार मुझे आप लोग बता दो क्या था प्रोसेस। सबसे पहले क्या करोगे? क्या आइडेंटिफाई करोगे? एक्स किसको लेना है, वाई किसको लेना है। फिर उसके बाद जेड आइडेंटिफाई करोगे। एक्स और वाई को क्या बोलोगे? डिसीजन वेरिएबल। जेड को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर क्या करोगे? सीधा टेबल। ये मतलब घर पहुंच के मम्मी से पूछती नहीं है कुछ बनाया खाने के लिए कि नहीं बनाया, सीधा गया किचन एकदम। नहीं, Z आने के बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने रेस्ट्रिक्शंस को समझना है कि क्या चीज का कितना कमी है हमारे पास, ठीक है। फिर सारा कमी अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉन्स्टेंट्स, और मैथमेटिकली ये इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर सारी इनइक्वालिटी का क्या करना है? प्लॉटिंग। फिर सबका कौन सा एरिया चाहिए? नॉन कॉमन एरिया चाहिए होगा, कॉमन एरिया चाहिए। हाँ, कौन सा एरिया चाहिए? कॉमन एरिया। कॉमन एरिया को शेड कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे? और ये हमेशा कैसा पॉलीगॉन होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। फिर हमको हमारा आंसर कैसे मिलेगा? कि जो भी फिजिबल रीजन मेरे आया दैट विल बी अ पॉलीगॉन, उसका जितना वर्टेक्स है उन सारे वर्टेक्स को ढंग से आइडेंटिफाई करूं। अगर ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ये पॉइंट तो मैंने खुद ही मार्क किया है, ठीक है, तब तो उसको वहीं से पिक कर लूं। और अगर लग रहा है कि नहीं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, जो पॉइंट मेरा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट ढंग से समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि आप सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा बताओ? वो पॉइंट मिल जाएगा। फिर सारे कॉर्नर पॉइंट को ऊपर नीचे करके लिखो, सारे कॉर्नर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग z का वैल्यू निकालो, और अगर मैक्सिमम चाहिए तो जहां पे z मैक्सिमम आया है वो पॉइंट आपका आंसर है, और अगर मिनिमम चाहिए तो जहां पे z मिनिमम आया है वो पॉइंट आपका आंसर है। आया बात समझ? और ये जो लास्ट में हम करते हैं ना, टेबल के अंदर से वैल्यू डालते हैं, इसको बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं बताओ? कॉर्नर पॉइंट मेथड। और लास्ट में फिर उस कॉर्नर पॉइंट मेथड के थ्रू आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में पूरा? इसको देखो, अगर पूरा मतलब क्या है कि इसमें भी दो कैच है। जैसे कोर वाले लोग का इस साल से क्या हुआ है,
कि उन लोग को इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम कर दिया, तो वेटेज कम करने के चक्कर में उन लोगों का वर्ड प्रॉब्लम हट ही गया है, उनको सीधा सीधा जेड और ये सब कुछ मिल जाएगा और उनको बस इसके बाद का काम करना है। आपके केस में लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही होगा, आपको कहानी दिया हुआ रहेगा, आपको ये सब खुद बनाना है। तो खुद बनाने के लिए अगर आता है तो मिनिमम 4 मार्क तो मिलना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 4। तो हो सकता है कि 5 में ये आ जाए और ये 6 में, ये 6 का तो लेकिन क्वेश्चन है नहीं आपके पेपर में, 5 का ही है, ठीक है। तो 5 का ही और 3 का 2 मार्क में 1 और 1 एमसीक्यू या 3 एमसीक्यू ही आ जाएगा। हाँ, वैसे इसको केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं 4 मार्क। अच्छा डन मेरे ख्याल में, इसको लिख लो। ये एक काम करो, सुनो, एक नया क्वेश्चन करने के लिए दूं खुद से, हाँ ये तो फिर पीडीएफ आएगा भविष्य में जब भी, तो ले लेना क्या, ठीक है। नहीं नहीं फोटो वोटो मत, कॉन्फिडेंशियल है यार, ऐसे कैसे। अच्छा ये सब ऐसे बकवास है, ठीक है, पढ़ा दिया सारा, ये भी फालतू ही है। अच्छा इसमें वैसे फालतू नहीं, सुन लो, मेनली जिन आइडियाज पे बेस करके प्रॉब्लम आपके आ सकता है वो ये सारा का सारा है। ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम, ये जो आप कर रहे थे ये ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम ही था। डाइट प्रॉब्लम, कई बार ऐसा रहता है कि मतलब विटामिन इसमें इतना मिलेगा, उसमें उतना मिलेगा, आपको इतना चाहिए, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन होगा। ट्रांसपोर्टेशन की फैक्ट्री यहाँ है, फैक्ट्री यहाँ है, आउटलेट यहाँ है, यहाँ से माल भेजना है, यहाँ से माल भेजना, उसका क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं है आपके सिलेबस में और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी नहीं है आपके सिलेबस में, 3 ही कैटेगरी करेंगे हम। चलो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। टेक एग्जैक्टली 5 मिनट्स टू कंप्लीट इट। नहीं, वो पाप कभी नहीं करना। हो गया सबका? करेंट डिस्कस पक्का? बोलो एक्स क्या चीज को लिया और वाई क्या चीज को लिया? हाँ, एक्स किसको लिया? नंबर ऑफ शर्ट्स। और वाई किसको लिया? नंबर ऑफ ट्राउजर्स। कंप्लीट नहीं हुआ क्या? कर लेना डिस्कस। फिर से बताओ एक बार, एक्स किसको लिया और वाई किसको लिया? नंबर ऑफ शर्ट और नंबर ऑफ ट्राउजर। जेड क्या है आपका? 300x प्लस 400y। फिर रेस्ट्रिक्शन क्या क्या था? हाँ कंस्ट्रेंट्स। मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी पूछ ही रहा हूँ, सोल्यूशन तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्या किए हो, मुझे नहीं पता यार। नंबर ऑफ देखो सुनो, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आप गड़बड़ मत करो, ठीक है? छोड़ दो उसको, वो ऐसे ही है। देखो 2 टेलर्स में एक बार पढ़ देता हूँ और फिर डिस्कस करते हैं। 2 tailors A and B earned rupees 300 and 400 per day respectively. A can stitch 6 shirt and 4 pair of trousers, while B can stitch 10 shirt and 4 pair of trousers per day. To find how many days should each of them work if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pair of trousers at a minimum labor cost, formulate this as LPP. तो labor cost minimum करना है और आपको पूछा है how many days should each of them work. तो जो पूछा है उसी को तो x और y मानोगे। तो मैं बता रहा हूं, ये होना चाहिए था कि लेट नंबर ऑफ डेज A हैज वर्क इज इक्वल्स टू x। जिनका रॉन्ग है करेक्ट करते जाओ। लेट नंबर ऑफ डेज दैट A हैज वर्कड इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ डेज दैट B हैज वर्कड इज इक्वल्स टू y। ठीक है? अच्छा, एक दिन काम करके कितना रुपया मिलेगा उसको? 300। 2 दिन काम करके 400। एक दिन में 300 और 2 दिन में 400 और बीच का जो 200 वो उसके जेब। ठीक है, ए के लिए फिर से पूछ रहे हैं, एक दिन में ए को कितना मिलेगा? 300। 2 दिन में कितना मिलेगा? 600। 3 दिन में कितना मिलेगा? 900। तो x डेज में कितना मिलेगा?
300x। सिमिलरली बी का बात करें तो एक दिन में कितना 400, 2 दिन में कितना 800, 3 दिन में 1000 नहीं तो ठीक है 1200। तो y डेज में कितना हो जाएगा 400y। तो जो हमारा लेबर कॉस्ट है वो टेक्निकली क्या होगा 300x प्लस 400y। और सिंस ये कॉस्ट का बात है तो हम क्या चाहेंगे मैक्सिमम रहे कि मिनिमम रहे, मिनिमम रहे। तो लिखो z इक्वल्स टू 300x प्लस 400y। ठीक है, अब आपको रेस्ट्रिक्शंस को समझना है। एक दिन में मिनिमम शर्ट कितना चाहिए आपको 60, और ए को कितने दिन के लिए खटवा रहे हो आप, ए से कितने दिन का काम ले रहे हो आप, एक्स डे से काम ले रहे हो। एक दिन में बेचारा कितना शर्ट दे देगा आपको सिल के 6, 2 दिन में 3 दिन में 18, 16 नहीं ना ठीक है 18। तो एक्स डेज में कितना होगा 6x, एंड बी जो है वो वाई डेज के लिए वर्क करके कितना कंट्रीब्यूट कर देगा हम लोग के लिए, शर्ट 10 सिल सकता है वो भी। ठीक है, तो वाई डेज में कितना सिल देगा 10y, और मेरे को मिनिमम शर्ट कितना प्रोड्यूस करना 60। आया बात समझ। तो इनइक्वालिटी आपका ऐसा हुआ देखो कि ए की तरफ से शर्ट का कंट्रीब्यूशन 6x, बी की तरफ से 10y, और मिनिमम मेरे को कितना चाहिए 60, उससे ज्यादा सिल दे तो अच्छा है। आया बात समझ। आई नीड एट लीस्ट 60 शर्ट्स, एट लीस्ट, लेजन नहीं, लेजन के लिए होता है एट मोस्ट। ठीक है, आया समझ में। अगला इनइक्वालिटी आप लोग गेस कर सकते हो क्या होगा 4x प्लस 4y और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। और क्या होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितने लोग ये पूरा राइट आया था। ठीक हो गया, अभी समझ में आ गया। सोल्यूशन देखो है दिया हुआ, अभी एक बार बता दिया मैंने आपको। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको देखो। देखो बिना बात के ट्राई करो, बात करके ट्राई करो तो हमेशा रॉन्ग आएगा। हाँ लास्ट बहुत तो है, करो सॉल्व करो गौरव। एक क्वेश्चन आप लोग राइट कर दो तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा दिमाग में बैठ गया। इजी है, टेक योर टाइम, बस डिस्ट्रैक्टेड मत रहो और पूछो मत किसी से, खुद से करो। अब देखिए ये मुझे लगता है कि बहुत लोग का आ गया होगा। ये लोग मजाक कर रहे हैं, आप सिंसियरली करो अपना। दर्शन करेंगे डिस्कस। एक्स और वाई किसको किसको ले रहे हो कृष्णा? ब्रेसलेट और नेकलेस, नेकलेस है और ब्रेसलेट है। नेकलेस को एक्स और ब्रेसलेट को वाई। एक नेकलेस बेच के या बना के कितना का प्रॉफिट है 100 रुपया। महंगा बिक रहे हैं, कहाँ है 100? अच्छा 100। और ब्रेसलेट में कितना का है? अच्छा ब्रेसलेट और महंगा है। Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 100x प्लस 300y। अभी लिमिटेशंस क्या क्या चीज का है, मतलब इनको बनाना क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। It takes 1 hour to make bracelet and half an hour to make necklace। ठीक है, बनाने के लिए इतना चाहिए। The maximum number of hours available per day is 16। प्रॉफिट इतना चाहिए, तो बहुत ही इजी निकल गया। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? एक ही इनइक्वालिटी आएगा क्या? 2 आएगा। The total number of necklace and bracelet is at most 24। तो मेरे ख्याल में ए क्या होना चाहिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 24। दूसरा x प्लस वाई बाई 2
लेस देन इक्वल्स टू 16 और एक होना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल, हाँ अच्छा नेकलेस, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, नेकलेस के लिए आधा घंटा बोला हुआ है, ठीक है, और ब्रेसलेट के लिए 1 घंटा बोला हुआ है, तो y और ये हो जाएगा x/2, इनका सम मिला के मैक्सिमम कितना है? ये कितने लोग का आ गया? हाथ उठाओ। सेकेंड वाला देखो ऐसे है, इट टेक्स 1 आवर टू मेक ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट को हमने y धरा था और इसको x धरा था, और हाफ एन आवर टू मेक नेकलेस, ठीक है, तो नेकलेस में आधा घंटा चाहिए, एक नेकलेस में, 2 नेकलेस में 1 घंटा, 3 नेकलेस में 3/2, 4 नेकलेस में 4/2, वैसे कर करके, तो x नेकलेस में कितना लगेगा? x इंटू 1/2, और ब्रेसलेट के लिए 1 घंटा चाहिए, 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो y में कितना? y, और दोनों मिला के मेरे पास में अवेलेबल 16 घंटा ही है एक दिन में प्रोडक्शन के। हाँ पक्का, ये वाला अच्छा बोला है क्या? अच्छा हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैच है, मैंने पढ़ा नहीं था, देखो, इफ इट इज बीइंग गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, तो इस बार आपका x का वैल्यू जीरोस में थोड़ा आगे चला जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, गौरव मत करो, ये चीज क्या डिसाइड करता है? हाँ लेकिन देखो वो जो भी बोल रहा है ना, आप कुछ भी चीज मतलब दिमाग से मत करो, आप सब चीज को लिखो, इनइक्वालिटी बनाओ, प्लॉट करो, मेंटल कैलकुलेशन नहीं, ठीक है, क्लियर है? आया समझ? इसका करेक्ट आंसर भी देखो दिया हुआ है यहाँ पे, एक ये हो गया अपना, एक ये हो गया, ये भी हो गया, ये रहेगा, इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप बोल ही रहे हो तो 0 वाला तो सेटिस्फाई हो ही रहा हो, आया बात समझ? और फिर वही कि इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलो आज यहीं रुक जाता हूं।